हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैपिड फायर सेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न स्टॉक फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस करो एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी डिस्कस किए हैं। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डैश डैश शोज द ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड एट अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ये बताता है कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट हुआ है, तो वो बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन इज एनालाइज्ड बाय। तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको हम शॉर्ट रन में किस तरह से एनालाइज करते हैं, तो उसको हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है पहले इंक्रीज हो जाएगी, फिर डिमिनिश हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर में भी है, और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका एक लिमिट पॉइंट पहुंच जाएगा, उसकी एक फिक्स कैपेसिटी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो रिटर्न है वो डिमिनिश हो जाएगा और फिर एक वक्त आएगा वो नेगेटिव भी हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश डैश इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। नो इनपुट कितने, एक इनपुट से कितना वेरिएबल आउटपुट निकला, ठीक है, उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। ना वो कैपिटल जो कंज्यूम हो गया इन द इकोनॉमी और इन अ फर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन, एक प्लांट एस्टेब्लिश किया, वहां पे आपने 2 साल से मशीन को इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारा वियर एंड टीयर्स हो जाएगा, तो उस वियर एंड टीयर को कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉन्ग रन इज अ। नो लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पे तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है पीरियड लॉन्ग एनफ टू एलो फर्म्स टू चेंज प्लांट साइज एंड कैपेसिटी। लॉन्ग जो रन है वो काफी लंबा समय होता है एक फर्म के लिए कि उस टाइम पे वो अपना प्लांट भी चेंज कर सकती है, साइज एंड कैपेसिटी भी चेंज कर सकती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द 3 ब्रॉड टाइप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। नो हमारे पास 3 ब्रॉड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या क्या है? नो हम जानते हैं हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो अब हमने देखना है यहाँ पे वो 3 कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वहां पे कैपिटल है, लेबर है एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब लैंड, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लैंड ओनली। नाउ लैंड क्या है? लैंड हमारे पास फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बिल्कुल ठीक है। लैक जियोग्राफिकल मोबिलिटी, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह लैंड को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है? तो हमारे पास इनपुट्स जो मेजर है वो 4 हैं, लैंड, लेबर एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब लैंड, ठीक है। तो हमारे पास जो इनपुट नहीं है वो हमारे पास है प्रोडक्शन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। नो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 होते हैं। एक होता है एक्टिव
जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, एक होता है पैसिव जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे हमारे पास हो गया लैंड एंड कैपिटल, हमारे पास लैंड भी है कैपिटल भी है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी लेबर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो पैसिव फैक्टर है कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ना लेबर लगेगा। तो लेबर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया लैंड एंड कैपिटल। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास आउटपुट गिवन है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिवन है। हमने फाइंड करना है व्हेन टू लेबर्स आर एम्प्लॉयड, टोटल आउटपुट कितना होगा जब दो लेबर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे। नाउ टोटल आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट से। जितने हमारे पास यूनिट्स, जितने हमने लेबर लगाए वहां तक हम तमाम मार्जिनल प्रोडक्ट्स को प्लस करते हैं। सो हमारे पास आएगा 100 + 80, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास टोटल आउटपुट निकलेगा वो होगा हमारे पास 180। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। नो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो ये वाला के पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो होगा 0, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, तो उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ तक जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज होती है, और इसके बाद इंक्रीज होती है एट डिक्रीजिंग रेट, और लास्ट में फिर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारे पास है, मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे है एवरेज प्रोडक्ट से, ठीक है, तो उस केस में क्या हमारे पास हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ए से लेके 7 तक हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव हो गया, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, तो डेफिनेटली यह हमारे पास जब मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे की तरफ है तो उस केस में एवरेज प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इसके ऊपर था तो जो एवरेज प्रोडक्ट था वो भी इंक्रीज हो रहा था एट पॉइंट ए तक। जो ए पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू। नाउ हमारे पास होता है एक रिटर्न टू फैक्टर्स, एक होता है रिटर्न टू स्केल। नाउ रिटर्न टू फैक्टर होता है शॉर्ट रन में, और रिटर्न टू स्केल होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मार्जिनल प्रोडक्ट करो इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट करो व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। नाउ हमारे पास ये ग्राफ है, इस तरह से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट करो होती है, और ये हमारे पास होती है एवरेज प्रोडक्ट करो। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इसके ऊपर होगी, ठीक है, तो उस केस में एवरेज प्रोडक्ट करो क्या होगा, ये देखिए यहां तक एवरेज प्रोडक्ट क्या हो, इंक्रीज करती है, ठीक है, और ये पॉइंट जो होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, दैट इज इंक्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज लेबर इन द इकोनॉमी। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से किसको ट्रीट किया जाएगा एज ए लेबर इन द इकोनॉमी। नो आपको याद रखना है, लेबर इकोनॉमी के अंदर वो होता है जो काम करता है पैसों के लिए, जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है। अब पहला है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ होती है वो फूड प्रिपेयर करती है अपने घर वालों के लिए, ठीक है, तो उसको कोई भी पैसे नहीं देता है, ना वो पैसे के लिए काम करती है। सिंगिंग फॉर वंस ओन प्लेजर, अपने खुद के लिए, अपने प्लेजर के लिए कोई गा रहा है तो वहां पे भी कोई पैसे नहीं देगा। ड्राइविंग हिज मास्टर्स कार्स बाय अ ड्राइवर, जब कोई ड्राइवर अपनी मास्टर की गाड़ी चलाएगा तो वो उसको पैसे देगा, वहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी, तो दिस इज द लेबर इन द इकोनॉमिक्स। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देयर आर डैश डैश फेजेस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, और वो फेजेस कौन कौन से हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर करिएगा, और मैं चेक करूंगा आपने ठीक किया या गलत किया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट फेज। हमारे पास जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, इज एक्सिबिटेड बाय द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, हमने बताना है कि इस सीक्वेंस में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है इंक्रीजिंग रिटर्न को। पहला हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है,
सेकंड पहले 60 था, फिर 60 प्लस हो गया 120 हो गया, फिर 60 प्लस हो गया 180 हो गया, फिर 60 प्लस हो गया तो 240, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट है पहले 60, ठीक है, फिर 50 प्लस हो गया, फिर 40 एंड फिर 30, तो यहाँ पे हो रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। यहाँ पे है पहले 60, फिर हमारे पास 60 प्लस हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया 60 के बाद 80 प्लस हो गया, फिर 100 प्लस हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रेफर्स टू दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर। नो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे क्या होता है टोटल प्रोडक्ट का। सबसे पहले ये जो कर्व है इसका स्लोप चेंज हो जाता है, पहला वाला ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद यहां तक जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, इसके बाद ये चेंज हो जाता है, तो यहां पे स्टॉप कर जाता है, जो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप करता है, तो ये वाला भी ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सी ऑप्शन कि स्लोप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट चेंजेस। तो देखिए जो स्लोप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट है वो चेंज होता है ए पॉइंट से, तो यहाँ पे जो ये टच कर रही है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको टच कर रहा था, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट चेंज नहीं होता था, तो इसका मतलब ये दो ठीक है, ये वाला गलत है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज की एंड पे क्या होता है, पहले होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली स्टेज का एंडिंग है, ये हमारे पास सेकंड स्टेज की एंडिंग है, तो इस सेकंड स्टेज के एंडिंग पे क्या होता है हमने देखना है, एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, तो ये वाला कैंसिल आउट। टोटल प्रोडक्ट राइज, तो टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो बिल्कुल ये जो आर पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, यानी कि दूसरी स्टेज के बाद बिल्कुल मैक्सिमम। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, बिल्कुल ये जो 7 पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है हमने बताना है कि इनमें से कौन सी कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। अब देखिए जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो हमें ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगी, इसका मतलब उनके ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो होगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज हमें ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगी। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नाउ जो टोटल कॉस्ट है शॉर्ट रन में उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर के ऊपर हमारा खर्चा आता है और वेरिएबल कॉस्ट जो हमें वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर खर्चा आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल फैक्टर पे हमें खर्च आया है। अब देखिए पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग, आपने वेरिएबल कॉस्ट कैसे याद रखनी है? आपने सिंपल तरीके से याद रखनी है, जब जो हमारे पास आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करेगा कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। जो कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी उस प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब पेमेंट ऑफ ए रेंट ऑन बिल्डिंग, जो आपको रेंट पे करना है बिल्डिंग का, चाहे आपकी प्रोडक्शन जीरो हो या बहुत ज्यादा हो, आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा आउटपुट पे, तो ये होगी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना है बोरिंग पे, ठीक है, तो उस पर भी कोई डिपेंड नहीं करेगा आउटपुट कितना निकलेगा, आपको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, आपने जो मशीन खरीदी है उसकी जो आपको कॉस्ट लग गई है, ठीक है, तो वो आपको लग गई है, चाहे आप उस मशीन से प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है, तब भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये डिपेंड करेगा आउटपुट पे। अगर आप आउटपुट इंक्रीज करोगे तो आपको और ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ठीक है, और ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं पड़ेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आएगी ए, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस। शॉर्ट रन में जब आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीज होता है, इट्स एवरेज फिक्स्ड कास्ट, उस केस में उसकी एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या होती है ना। इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन लाई, ठीक है, इसके ऊपर आपने 1 लाख का खर्चा किया, तो ये हो गया हमारे पास फिक्स्ड कास्ट। अब देखिए जब आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, तो पहली जब आप चीज प्रोड्यूस करोगे उसकी जो कास्ट आएगी, जो एवरेज कास्ट आएगी वो आएगी 1 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि आपको उतना खर्चा आया।
जब आप दूसरी चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट आएगी वो आएगी आपको 50,000 रुपीज। क्यों? अब आप वो डिवाइड हो गई दो चीज में। इसी तरह से जितनी ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्लानिंग करो। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से किसको हम प्लानिंग करो कहते हैं? तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट करो, लंबे समय तक जो हमारे पास एवरेज कास्ट रहेगी उससे जो एक प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस तरह से हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने हैं। ठीक है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, ये एक प्लानिंग फैक्टर बनेगा एक प्रोड्यूसर के लिए। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लानिंग करो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज। नाउ जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो कब कहेगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है? जब एवरेज टोटल कास्ट यानी कि पर यूनिट जो उसको कास्ट पड़ रही है वो हमारे पास क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज। नाउ जब हम कोई चीज सैक्रिफाइस करेंगे उसकी जो हमें कास्ट पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम एक चीज सैक्रिफाइस करेंगे तो उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कास्ट क्लोजली रिलेटेड। नाउ मार्जिनल कास्ट क्या होती है? मार्जिनल कास्ट होती है टोटल कास्ट के अंदर जब कोई चेंज आती है जब हम कोई एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल कास्ट क्या होती है? जब हम कोई नया लेबर लगाते हैं उसका हमारे पास जो खर्चा आता है वो गया वेरिएबल कास्ट। यानी कि जब कोई वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो दोनों ने थोड़ा थोड़े क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, सो हमारे पास जो मार्जिनल कास्ट है वो क्लोजली रिलेटेड होगी वेरिएबल कास्ट को। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारे पास मार्जिनल कास्ट है वो सिर्फ वेरिएबल होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने देखनी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन एवरेज कास्ट इज फॉलिंग द मार्जिनल कास्ट मस्ट बी फॉलिंग। जब एवरेज कास्ट फॉल कर रही है, ये देखिए जो मार्जिनल कास्ट है वो गिर रही है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है बिकॉज जो मार्जिनल कास्ट है वो एफ तक तो गिर रही है बट एफ से लेके ई तक इंक्रीज भी कर रही है। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। व्हेन एवरेज कास्ट इज राइजिंग मार्जिनल कास्ट मस्ट बी डिक्लाइनिंग। जब एवरेज कास्ट राइज कर रही है तो मार्जिनल कास्ट भी राइज कर रही है, तो ये भी गलत। व्हेन द एवरेज कास्ट इज राइजिंग, जब हमारे पास एवरेज कास्ट क्या कर रही है? राइज कर रही है। मार्जिनल कास्ट इज अबो द एवरेज कास्ट, उस केस में मार्जिनल कास्ट अबो है एवरेज कास्ट के, तो ये वाला बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन व्हेन द एवरेज कास्ट इज फॉलिंग। जब एवरेज कास्ट फॉल कर रही है, ठीक है, यहां तक, तो मार्जिनल कास्ट इज राइजिंग, तो ये यहां तक तो राइज कर रही है बट यहां तक फॉल कर रही है, तो ये वाला भी गलत है, सिर्फ सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कास्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सप्लिसिट कास्ट होता क्या है। एक्सप्लिसिट कास्ट वो कास्ट होती है जब कोई प्रोड्यूसर इनपुट बाहर से लाता है, मार्केट से लाता है, ठीक है, उसको इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट। उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा उसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कास्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म। जब हम पेमेंट करेंगे वेजेस की, मतलब लेबर को हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो लेबर हमने मार्केट से खरीदे, इसका मतलब ये हो गया एक्सप्लिसिट कास्ट ही आएगा, सी ऑप्शन। इसमें बहुत सारे बच्चे पहले ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। द वेजेस ऑफ प्रोपाइटर्स, तो प्रोपाइटर होता है ओनर ऑफ बिजनेस, जब वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा तो वो खुद है, ठीक है, तो वो आएगी हमारे पास इम्प्लिसिट कास्ट ना कि एक्सप्लिसिट कास्ट। तो यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन डेटा है, हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज फिक्स्ड कास्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और फ्रेंड्स ये आप करिएगा और मैं आपको चेक करूंगा कि आपने सही बोला या नहीं बोला, तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूं, फटाफट से करिएगा। तो होप आपने किया होगा और मैं देख रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये गलत हो रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, ये है क्या। यहां पे हमने निकालनी है एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ना कि एवरेज कास्ट, फिक्स्ड कास्ट निकालनी है सिर्फ। तो यहां पे हमारे पास दी है टोटल कास्ट, तो जो एवरेज कास्ट निकालते हैं वो निकालते हैं टोटल कास्ट अपन कितने यूनिट्स हमने लगाए, ठीक है। लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट निकालते हैं वो हम निकालते हैं टोटल फिक्स्ड
कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं तो हमें नजर नहीं आ रही है कि फिक्स्ड कास्ट कहाँ पे दी है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद है कि जब प्रोडक्शन जीरो होती है उस केस में भी फिक्स्ड कास्ट वहां पे अवेलेबल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास 240 है वो हमारे पास है टोटल फिक्स्ड कास्ट, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स की निकालनी है, तो 240 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 120। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कास्ट। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी हमारे पास एग्जांपल है इम्प्लिसिट कास्ट की। इम्प्लिसिट कास्ट होगी जब कोई प्रोड्यूसर अपनी चीज यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर जो एस्टिमेटेड कास्ट आती है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्ट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड ऑन रिटर्न्ड अर्निंग। हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे अगर हम जो अर्निंग हुई थी उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, उसको हमने जमा किया होता है, ठीक है। बट हमने उसको यूज किया फॉर द फाइनेंस एक्सपेंशन, हमने फर्म को एक्सपेंड करने के लिए उसको इस्तेमाल किया, मतलब अपने पैसे हमने उसको एक्सपेंड किया, तो वो कास्ट क्या आएगी, वो इम्प्लिसिट कास्ट आएगी, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास डेटा गिवन है, हमने फाइंड आउट करनी है मार्जिनल कास्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट। नाउ मार्जिनल कास्ट होती है चेंज इन टोटल कास्ट, ठीक है। जब हम एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां पे हमने एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया, इसका मतलब 690 जो नई कास्ट आएगी माइनस पुरानी कास्ट 610, तो इसको माइनस करेगा हमारे पास आएगा 80। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कास्ट फंक्शन एंड एवरेज कास्ट फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमने बताना है कि इसमें मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट के बारे में क्या होगा। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिया होगा, आपने इसको याद रखना है। और इसको कैसे याद रखना है, आपने सिंपल याद रखना है कि जो एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट दोनों यू शेप होती है, और जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज कास्ट को नीचे से काटती है, बस ऐसे याद रखना है। तो इससे आपके तमाम रिलेशन निकल जाएंगे। अब देखिए, इफ मार्जिनल कास्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कास्ट, एटीसी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, एवरेज कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट दोनों सेम है। इफ मार्जिनल कास्ट इज ग्रेटर, यानी कि जब मार्जिनल कास्ट ग्रेटर है तो एवरेज टोटल कास्ट इज फॉलिंग, तो उस केस में एवरेज कास्ट भी इंक्रीज कर रही है, तो ये गलत है, ठीक है। द एवरेज टोटल कास्ट करो इंटरसेक्ट्स द मार्जिनल कास्ट एट मिनिमम। अब देखिए, जो एवरेज कास्ट है ये इसको यहां पे कट कर रही है, बट ई पॉइंट जो है मार्जिनल कास्ट का मिनिमम पॉइंट नहीं है, इसका मिनिमम पॉइंट एफ है, ठीक है, सबसे छोटा, तो ये भी गलत। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द मार्जिनल कास्ट करो इंटरसेक्ट्स द एवरेज टोटल कास्ट करो एट मिनिमम पॉइंट। अब देखिए, जो हमारे पास ये वाली कर्व है इसका मिनिमम पॉइंट ई है, और जो मार्जिनल कास्ट है इसको ई पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द एवरेज कास्ट इज फॉलिंग, जब हमारे पास एवरेज कास्ट क्या कर रही है, फॉल कर रही है यहां तक, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मार्जिनल कास्ट क्या हो सकती है। अब देखिए, यहां तक फॉल कर रही है और यहां से ऊपर इंक्रीज कर रही है, तो अगर आपको डायरेक्टली कोई बताएगा, बताइए कि एक फर्म के अंदर जो है एवरेज कास्ट गिर रही है, अब आप बताओ कि वहां की मार्जिनल कास्ट क्या होगी, तो आप उसको बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज आप जानते हो कि जब एवरेज कास्ट फॉल कर रही है तो कुछ हद तक मार्जिनल कास्ट डिक्रीज भी कर रही है और इंक्रीज भी कर रही है, तो इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं मार्जिनल कास्ट के बारे में। सो इट इज इम्पॉसिबल टू टेल इफ मार्जिनल कास्ट इज राइजिंग और फॉलिंग, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कास्ट फंक्शन। हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमने बतानी है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू है। एवरेज टोटल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट ये होता है एवरेज टोटल कास्ट, ठीक है, माइनस फिक्स्ड कास्ट हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एवरेज फिक्स्ड कास्ट जब हमें फिक्स के बारे में निकालना है तो वेरिएबल निकाल देना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लस किया है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कास्ट, ये हो गया हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट। जब टोटल कास्ट में से आप वेरिएबल कास्ट को निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा एवरेज फिक्स्ड कास्ट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मार्जिनल कास्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कास्ट कैसे डिफाइन करते हैं ना, मार्जिनल कास्ट होती है चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। जब 1 यूनिट चेंज हो जाता है आउटपुट के अंदर, ठीक है, उस वजह से जो टोटल कास्ट के अंदर चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, बट इनपुट एंड आउटपुट का कोई भी रिलेशन मार्जिनल कास्ट में नहीं होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कास्ट इज टर्म्ड एज। नाउ शॉर्ट रन में हम डायरेक्ट कास्ट को वेरिएबल कास्ट कहते हैं और वेरिएबल कास्ट को हम प्राइम कास्ट भी कहते हैं, इसलिए इसका सम टोटल क्या आएगा, प्राइम कास्ट आएगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। ना जो डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी, हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हम इन सारे ऑप्शन को समझेंगे। तो पहला हमारे पास है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड होता है जो डिमांड किसी और चीज की वजह से हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हो, तो जब आप घर बनाओगे तो आप जो है लेबर की डिमांड करोगे, या फॉर एग्जांपल आप जो है एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करोगे तो फैक्ट्री के लिए आपको मशीन चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज डिराइव्ड डिमांड। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसकी डिमांड कैसे होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो ज्वाइंट डिमांड होता है वो होता है कि इकट्ठे डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, तो जब आप गाड़ी खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली आप पेट्रोल भी खरीदोगे, ठीक है। कंपोजिट डिमांड होता है जब एक चीज की, जो एक चीज आप डिमांड कर रहे हो उसकी बहुत सारी यूजेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिल्क खरीदा तो मिल्क से आपको बटर भी मिलेगा, ठीक है, आपको दही भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेगा, तो दिस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स इज गाउंड बाय द डैश डैश। नाउ एक प्रोड्यूसर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कब डिमांड करेगा, जब हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो गाउंड होती है बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ। प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन कब होता है, जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये होता है सिर्फ गिवन गुड्स में। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन अनचेंज। अगर हमारे पास प्राइस चेंज हो रही है बट जो डिमांड है वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास डिमांड करो है वो क्या होगी, तो ऊपर नीचे की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्री। अगर दो गुड्स कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री का मतलब है एक ही गुड समझो आप, जैसे कार एंड पेट्रोल है, तो पेट्रोल हमारे पास है, कार नहीं होगा तो कोई माने नहीं है उसका, ठीक है। कार हमारे पास है, पेट्रोल नहीं है तो उसका भी कोई माने नहीं होगा, तो दोनों जो है एक ही चीज होती है। ये इस चीज को ये समझो आप। This means that rise in the prices of a commodity will induce। Now देखिए जब एक कॉमोडिटी की प्राइस राइज हो जाएगी, जब भी आपको पास कंप्लीमेंट्री गुड है तो आप कार और पेट्रोल की जो शक्ल है उसको माइंड में बना दो। अब देखिए गाड़ी की, कार की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की भी डिमांड कम होगी। तो जब उसकी पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो हमारे पास जो डिमांड करो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब शिफ्ट क्यों होगी, बिकॉज ये अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, तो अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की वजह से जो डिमांड है उसके अंदर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटीज, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव द शेप। जो डिमांड कर्व है उसकी नॉर्मल शेप क्या होती है, वो ऐसे होती है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो जैसे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कब होती है, ये ऐसे होती है जब परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है। अब आपने बताना है अपवर्ड स्लोपिंग कब होती है और वर्टिकल कब होती है, उसका कमेंट करिए आप, मैं वहां पे चेक करूंगा आपने सही बोला या गलत बोला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज। नाउ नॉर्मल गुड्स में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, सिंपल रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि प्राइसेस डिक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो गई। यहां पे आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है देयर इज अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर। सडन चेंज हो गई क्लाइमेट में, ठीक है, और अचानक से काफी गर्मी हो गई, प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो गई। द कोल्ड ड्रिंक इट विल बी लाइट्स टू। नव जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अब हमारे पास गर्मी हो गई तो गर्मी में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो मूवमेंट होता है डिमांड में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंड, वो होता है प्राइसेस की वजह से। तो यहां पे इस वक्त जो है वो गर्मी की वजह से हुआ, प्राइसेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्राइसेस बिल्कुल फिक्स है, तो मूवमेंट जो है पहले कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास है ये वाले दो ऑप्शन।
अब जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज गर्मी हो रही है तो गर्मी में ज़्यादा डिमांड हो जाती है कोल्ड ड्रिंक्स की। तो इसका मतलब जो है हमारे पास डिमांड करो ये थी, अभी आगे हो गई, शिफ्ट हो गई, तो मीन्स राइट शिफ्ट इन द डिमांड करो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है जहां पे हमारे पास जो पी एक्स है वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है और हमें दी है प्राइस ऑफ कमोडिटी गिवन है 2। हमने बताना है कि डिमांड फंक्शन क्या है। तो बहुत सिंपल है, आपने पी एक्स की जगह पे 2 रख देना है, मतलब 12 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। ये बनेगा 2 टू 4, सो 12 माइनस 4, तो ये हमारे पास बनेगा 8। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन। हमारे पास डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज। नाउ ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो काफी लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हमारे पास हो गया टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, या कूलर हो गया, एसी हो गया। तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ग्रेटर देन यूनिटी, बिकॉज जब इनके अंदर कोई भी प्राइसेस के अंदर चेंज आती है तो इनकी डिमांड पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आगे दिवाली आने वाली है तो सारे लोगों ने ये सोच के रखा है कि दिवाली पे प्राइसेस कम होगी तो हम जो है इन सब चीजों को खरीदेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा इफेक्टिव डिमांड होती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल डिमांड करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल इस तरह के होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। जब हमारे पास डिमांड बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं हो रही है, एंड इंक्रीज इन प्राइसेस। अब प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ये देखिए इतना हो गया, तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बेच रहे हो, आपको क्या करा, आपने उसकी प्राइसेस बहुत हाई कर दी, बट डिमांड उतनी रही, तो आपके पास क्या आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, रोकड़ा आएगा आपके पास ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अदर थिंग्स इक्वल इफ अ डिमांड हैज मोर सब्स्टिट्यूट। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है एक डिमांड के, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। जब एक चीज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब आप ये खरीदो, कोई भी खरीदो आप, ठीक है, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी भी प्राइसेस चेंज हो गई ना, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी ज्यादा होती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो, मतलब डिमांड काफी कम चेंज हो रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब काफी कम चेंज हो रही है, लो है, बिल्कुल लो है, तो वो कमोडिटी क्या होगी ना। आपको एक चीज है, उसके प्राइसेस किसी ने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, बट आप फिर भी उसको खरीद रहे हो, तो वो क्यों खरीदोगे आप, बिकॉज आपके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अ नेसेसिटी है। इसका मतलब वो कमोडिटी जब तक ना आपके लिए जरूरी होगी अब तक उसको नहीं खरीदोगे। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। नो, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, जितनी प्राइसेस चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड भी चेंज होगी। अब प्राइसेस के अंदर 25% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि 25% डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, डिमांड के अंदर। तो हमारे पास 25% डिक्रीज हो गया डिमांड के अंदर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनिटरी डिमांड है वो 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो 1 लिख देते हैं, बट 1 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड टुवर्ड द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। नाउ जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक गुड की देखेंगे, किस हिसाब से देखेंगे, विद द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, तो उस केस में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जब भी हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनकी बात करते हैं, तो उस केस में आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when cross elasticity of demand is a larger positive number one can conclude that। now जब क्रॉस इलास्टिसिटी एक बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी ज्यादा है, मतलब डिमांड काफी ज्यादा चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक की प्राइसेस ज्यादा हो गई तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ना बहुत क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसी केस में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्सी एंड कोका कोला है, तो पेप्सी की प्राइसेस जो है 30 से 31 हो गई, कोका कोला आपको 30 में मिल रही है, तो आप क्या करोगे, जो कोका कोला है उसी को खरीदोगे, बिकॉज 31 आपको कहां से 1 रुपए लाओगे, तो क्यों, वो आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब ये हुआ द गुड इज अ सब्स्टिट्यूट, हम कह सकते हैं कि वो गुड जो है वो गुड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड करो। हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिमांड करो है जो मीट कर रही है दोनों एक्सिस के साथ। तो अब बताइए मिड पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। ना हम जानते हैं बाय पॉइंट मेथड हमारे पास फार्मूला क्या होता था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब दोनों सेगमेंट इस वक्त इक्वल हैं, जब दोनों सेगमेंट इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंडिफरेंस करो। इंडिफरेंस करो के बारे में हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दे एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी एज यू मूव फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे जैसे आप ओरिजिन से आगे की तरफ मूव करोगे तो जो इंडिफरेंस करो बनेगी उसकी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बनेगी। बिल्कुल, ये वाली इससे हायर है और ये इन दोनों से हायर है। ठीक है, ये वाला ठीक है। दे कुड इंस्ट्रक्ट, दे कुड इंटरसेक्ट। नो, ये जो करो है ये बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वाली इसके अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इसका अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये हमेशा पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो ये वाला हमारे पास गलत ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दे आर स्लोपिंग डाउनवर्ड, बिल्कुल होती है नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप, और कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इंडिकेट। नाउ जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक गुड दूसरे गुड के लिए कितनी सब्स्टिट्यूट हो रही है। अगर हमने एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना है तो हमें दूसरे गुड्स कम करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस करो स्लोप डाउनवर्ड। हम जानते हैं कि इंडिफरेंस करो का स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों होता है, बिकॉज सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर हम एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें जो है दूसरी कमोडिटी कम करनी पड़ती। अब हम ये करते क्यों हैं, अब देखिए ये हमारे पास इंडिफरेंस करो है। अगर हमने एक चीज को बढ़ाना है तो हमें दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इंडिफरेंस करो के जितने भी पॉइंट होते हैं उस पे हर एक पॉइंट पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, इसलिए उस सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये देखिए हमारे पास बजट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंडिफरेंस करो। तो इस पॉइंट पे ये जो हमारे पास पॉइंट टच कर रहा है ना, इस पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, मतलब इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस करो। अब बहुत सारे बच्चे जो है इसको भी लिख देते हैं, तो ये इसको कट नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ टच कर रहा है। तो जब टच करेगा तो उस केस में वो टेंजेंट होता है, ना कि कट करता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंजप्शन पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन। तो ये हमारे पास बजट लाइन है, इस बजट लाइन पे हम तमाम अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं 2 गुड्स में। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट होगा अब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, इज अनएफोर्डेबल। तो ये अनएफोर्डेबल है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इस लाइन के बाद जो पॉइंट होगा वो एफोर्डेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी ऑप्शन है, इज पॉसिबल टू एफोर्ड। तो बिल्कुल ठीक है, इस लाइन के अंदर जो भी होगा उसको हम एफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह से होती है। ठीक है, उसको हम खरीद सकते हैं, बट हैज सम अनस्पेंट इनकम। बट हम क्या है, पूरी इनकम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे हम अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस लाइन के अंदर जो भी होगा वहां पे हम पूरी इनकम स्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको खरीद सकते हैं। और इस लाइन के बाहर हमें उतनी इनकम नहीं होगी कि हम उसको एफोर्ड कर सकते हैं। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन टू अ कंज्यूमर बजट लाइन इफ दैट कंज्यूमर बजट इंक्रीजेस। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने बताना है कि बजट लाइन के अंदर क्या होता है जब एक कंज्यूमर की बजट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास पहली बजट लाइन, अब उसकी इंक्रीज हो गई इनकम, इसका मतलब जो बजट लाइन है वो ओरिजिन से और दूर हो जाएगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के लिए। आप समझ लो कि पेप्सी एंड कोका कोला है। द इंडिफरेंस करो इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो उस केस में इंडिफरेंस करो क्या होगी। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, मुझे ये मिस्टेक हो गया है। तो उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होगी। ये देखिए आमतौर पर जो इंडिफरेंस करो है वो यूजुअल इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से यूजुअल होती है।
ये जो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास राइस हो गया और आटा हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो हम चावल पे गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उतने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। हमें राइस की भी ज़रूरत है और आटे की भी ज़रूरत है। तो इंडिफरेंस करो जो यूजुअल होती है ना, वो शो करती है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को। लेकिन जब कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि पेप्सी और कोका कोला बिल्कुल एक दूसरे के लिए वो सब्स्टिट्यूट होने बिल्कुल सेम है, पेप्सी भी वही टेस्ट आपको देगी, कोका कोला भी वही टेस्ट आपको देगी, सिर्फ ब्रांड में फर्क है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो इंडिफरेंस करो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। हालांकि इसको मैंने यहीं पे लिख दिया है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इंडिफरेंस करो स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। इसको मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया और इसका आंसर इस वक्त आप खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं वहां पे चेक करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट, जो परफेक्ट कंपटीशन है उस केस में प्रोडक्ट मार्केट पे क्या होगा। तो प्रोडक्ट मार्केट पे मार्जिनल रेट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अंडर द एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एक फर्म तब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करती रहेगी जब तक ना वो जो फैक्टर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमाइज्ड। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट लॉ ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ये कहता है कि अगर एक फर्म प्रॉफिट कमाना चाहती है तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर लिखते हैं, लेकिन एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन नहीं है, बल्कि इस केस में एक फर्म जो है एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो बी वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, वो होती है प्राइस टेकर। मतलब जो मार्केट के अंदर प्राइस प्रेवेल कर रही है उसको वही प्राइस लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। एक मोनोपोली के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। साइज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो फिर तो होगी ये मोनोपोली, ठीक है, फिर तो वो परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स लगता है मोनोपोली के ऊपर। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। मतलब जब हमारे पास एक चीज का कोई दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई बिजली बेच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, उसकी मोनोपोली होगी। हालांकि उसका साइज छोटा होगा लेकिन मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर इट्स कमोडिटीज। हम जानते हैं जब एक मोनोपोली डिस्क्रिमिनेट करता है मतलब वो प्राइसेस अलग अलग चार्ज करता है, तो किसको अलग अलग चार्ज करता है, डिफरेंट कंज्यूमर को कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट यूजेस के लिए वो कर सकता है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन यूज कर रहे हो तो पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग करेगा, अगर आप वहां से गुड्स ला रहे हो ट्रेन वाले, ठीक है, जो मालगाड़ी है, तो वहां पे अलग कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट चार्ज करेगी, दिल्ली में आपको अलग किराया पड़ेगा, ठीक है, जम्मू में अलग पड़ेगा, तो हो सकता है मोनोपोली है उसके अंदर, उसको जो मर्जी आएगा वो करेगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ फर्म्स बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बराबर होती है दोनों में। रेट ऑफ प्रॉफिट दोनों में एक ही हिसाब होता है, शॉर्ट रन में दोनों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है और लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट दोनों में फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म है। बट जो हमारे पास बी ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यूज किया जाता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड होता है या ट्रेडमार्क हो गया। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग विल बी प्रॉफिटेबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉफिटेबल कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, जो चेंज इन डिमांड है अलग अलग मार्केट्स में क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ये होनी चाहिए डिफरेंट, ठीक है। उस केस में जो मोनोपोलिस्ट है
उसको जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग है वो प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कोई बेच रहा है, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर उसमें बहुत सारे क्लोज थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और जम्मू के अंदर थोड़ी कम है, तो वो जो है दिल्ली के अंदर उसी हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा और जम्मू के अंदर उसी हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा। वो देखेगा कहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो वहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस लगाएगा, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइसेस कम करेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट जगह पे वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हमने देखना है इनमें से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, बिल्कुल है इसी का। डिमांड कर हॉरिजेंटल होती है, बिल्कुल होती है। मार्जिनल रेट ऑफ रेवेन्यू, ये भी हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल फर्म का कोई भी इन्फ्लुएंस प्राइस के ऊपर नहीं होता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलिगोपोली मॉडल इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ज्वाइंट प्रॉफिट कब अर्न करेगा, जब बहुत सारी फर्म एक कार्टेल के अंदर आएंगी, एक एग्रीमेंट करेंगी, ठीक है, उसी केस में क्या होगा, फिर ज्वाइंट प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमारे पास जो कोलिसियो मॉडल है, यहाँ पे क्या करती है, जो ओलिगोपोली फर्म्स है वो मिलके एक एग्रीमेंट बनाती है, कार्टेल बनाती है कि हमें कितनी प्राइसेस रखेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो उस केस में जो वो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हम कहेंगे ज्वाइंट प्रॉफिट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फर्म डिसाइडेड टू एग्जिट द इंडस्ट्री व्हेन। नो, एक फर्म इंडस्ट्री को कब छोड़ देगी, जब उसको लॉस होगा, मतलब जो उसकी प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी एवरेज वेरिएबल कास्ट से, मतलब जो वो मटेरियल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जो वो लेबर लगा रहा है, अगर उसकी जो प्राइस है वो उसके इक्वल भी नहीं हो रही है तो उस केस में उसको इंडस्ट्री को छोड़ देना पड़ेगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग एज बिटवीन द डिफरेंट कंपीटिंग फर्म। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, इनमें से कौन सी फर्म आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है। अब देखिए जो ओलिगोपोली है वहां पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और वो आपस में काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है प्राइस पे, आउटपुट पे, कितना प्राइस रखेंगे हम, कितना प्रोडक्शन रखेंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइस टेकिंग फर्म्स मतलब वो फर्म जो ऑपरेट करेगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, आर सेड टू बी स्मॉल, उस फर्म को हम स्मॉल कहते हैं। तो इस स्मॉलनेस को हम क्या डिस्क्राइब करेंगे। नाउ एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे एक जो स्मॉल फर्म है, जो फर्म है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस प्राइसेस के ऊपर नहीं होता है। इसका मतलब हम एक इंडिविजुअल फर्म को स्मॉल तब कहेंगे जब उसका कोई भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं होगा, मार्केट आउटपुट के ऊपर, मार्केट प्राइसेस के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर उसका इन्फ्लुएंस है तो इसका मतलब वो काफी बड़ी फर्म है, ठीक है, अगर नहीं है इसका मतलब वो स्मॉल फर्म है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इन तीन ऑप्शन पे कंफ्यूज नहीं होएगा, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मार्केट फॉर्म्स एलो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। हमारे पास गिवन ऑप्शन है, हमने बताना है कि कहां पे बिल्कुल फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। मोनोपोली, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म है क्योंकि मोनोपोली में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी मोनोपोली है तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली है, ठीक है, ओलिगोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म है बट बहुत कम लेवल पे होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे ज्यादा होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वो ए वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following statement is true for both monopolistically competitive and oligopolistic industries। हमारे पास ऑप्शन है, हमने बताना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए और ओलिगोपोली कंपटीशन के लिए दोनों कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है। कोलिजन ये सिर्फ ओलिगोपोली में बनता है, ठीक है, वहां पे कर्टल्स बनते हैं, सब बनते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर न्यू फर्म टू एंटर इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिकली कंपटीटिव मार्केट में एक फर्म आ सकती है, एंटर कर सकती है। प्रोड्यूसर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम नोइंग अदर फर्म्स प्लान, बिल्कुल गलत है, बिकॉज दोनों फर्म्स में इसमें हम फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं कि अगर हम एक दूसरी फर्म के बारे में जानेंगे, ये वाला भी गलत है। फर्म हैज सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइसेस, तो दोनों फर्म्स में मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव में भी और ओलिगोपोली इंडस्ट्री में दोनों में थोड़ी डिग्री ऑफ जो कंट्रोल ऑफ प्राइस है वो होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इंक्रीजेस इट्स लेवल ऑफ आउटपुट मार्केट सप्लाई। अगर एक फर्म एक परफेक्ट कंपटीशन में अपने आउटपुट को, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, तब हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इतनी स्मॉल होती है कि उसकी सप्लाई से उसकी प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ता है पूरी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना ही सप्लाई के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही मार्केट प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।